गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए एक्सरसाइज 10.4 की क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वैसे मैंने कल तो बताया था, परंतु शायद आपकी समझ में ठीक से आया नहीं। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में सदिश चाहिए। वेक्टर a आपका है, वेक्टर a है 3i प्लस 2j प्लस 3i प्लस 2j प्लस 2k, और वेक्टर b है i प्लस 2j माइनस 2k। i प्लस 2j माइनस 2k। इतना ही है। ये वेक्टर है, ठीक से चेक कर लीजिए। ठीक हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, दो वेक्टर है ना। आपको क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश, इस वेक्टर और इस वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश चाहिए ना। यह है प्रश्न आपका। तो वेक्टर a प्लस बी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? a प्लस बी इज इक्वल टू a मीन्स 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस बी वेक्टर आपके पास i प्लस 2j माइनस 2k। ये तो है। a प्लस बी कैसे निकलेगा? a ने b को प्लस कर दिया, तो ये कितना हुआ डियर स्टूडेंट आपका? 3i प्लस 2j प्लस 2k प्लस ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k। एंड हाउ मच इज दिस? ये कितना हो गया? 3i में i प्लस किया तो 4i, 2j में 2j प्लस किया तो 4j, और 2k से 2k कट गया। ठीक हो गया। 3i प्लस i 4i, 2j प्लस 2j 4j। ठीक है। अब आप निकालेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। 3i 2j प्लस 2k माइनस कितना हुआ है? i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक हो रहा? अब कितना हो गया? 3i प्लस 2j प्लस 2k। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज होगा, इसका इसका इसका, तो माइनस i माइनस 2j प्लस 2k। ठीक हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3i माइनस i कितना हो गया? 2i, 2j माइनस 2j कट गया, और 2k प्लस 2k कितना हो गया? 4k। यहां तक ठीक है। तो आपके पास a प्लस बी वेक्टर भी निकल गया। दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी। ये a प्लस बी है और ये क्या है? a माइनस बी। यदि दो वेक्टर हों, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर क्या है? b। इनकी लंब दिशा में वेक्टर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, इनकी लंब दिशा में वेक्टर निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा रोबिन? a और b की लंब दिशा में वेक्टर कैसे निकलेगा? हाँ, a क्रॉस में निकलेगा। ठीक है। a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि a पर भी लंब हो और b पर भी लंब हो। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक वेक्टर आपका a है, दूसरा b है, इनके लंब दिशा में जो वेक्टर होगा वो a क्रॉस b। a क्रॉस b वेक्टर a पर भी परपेंडिकुलर और b पर भी परपेंडिकुलर। इतना आप क्लियर करो। अब प्रश्न है, एक वेक्टर a प्लस बी है, दूसरा a माइनस बी।
तो ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश चाहिए। अब सौरभ बोलेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर के लंब दिशा में मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे? सर ए उधर नहीं, उधर छोड़, इधर इधर। ए क्रॉस बी की दिशा में मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे? हाउ विल फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दिस? सर सारणी बनाएंगे तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी। रोहन, अब बड़े बड़े दिग्गजों को पूछा जा रहा है जी। सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। और किसी से मत बोलना है हैं? बोलो, कुछ और मन में रह गया तो बताओ बताओ। क्यों? किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो उसकी दिशा में इकाई सदिश निकलता है, नहीं निकलता? प्रश्न में क्या पूछ रहा था? मैं पूछ रहा था आपसे कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में इकाई सदिश कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ए की डायरेक्शन में इकाई सदिश कैसे निकलेगा? यदि सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश है तो कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की डायरेक्शन में इकाई सदिश कैसे निकलेगा? है जी, जोर से बोलो। वेक्टर बी की डायरेक्शन में इकाई सदिश कैसे निकलेगा? ये क्या बोल रही है? चलो इसी से बोलो। ए की डायरेक्शन में इकाई सदिश कितना होगा? ए की दिशा में इकाई सदिश ए बटा मैग्नीट्यूड है और बी की डायरेक्शन में इकाई सदिश बी बटे मैग्नीट्यूड वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बोलो बी की डायरेक्शन में इकाई सदिश बोलो। चलिए अब आगे देखें। ये तो बात हो गई। अब बात, प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न है ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंबवत। ये तो है ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंब दिशा में इकाई सदिश। पहले इकाई सदिश छोड़ो, दो प्रश्न एक साथ में। पहले ये देखो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की डायरेक्शन में ए प्लस बी और ए माइनस बी के लंब दिशा में सदिश क्या होगा? द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज, कौन बोलेंगे? फिर से एक बार कह देता हूं। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ए और बी वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर होगा? ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस। सीधी सीधी बात है। ए प्लस बी वेक्टर है नो, ये तो दो का जोड़ है, दिखाने का तरीका है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है? तो सीधी सीधी बात होगी कि ए प्लस बी व ए माइनस बी सदिश का लंबवत सदिश, ए प्लस बी व ए माइनस बी सदिशों के लंबवत सदिश। वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? ए प्लस बी प्लस क्रॉस ए माइनस बी। अब ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है कि ये जो वेक्टर होगा वो ए प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और ए माइनस बी पर भी परपेंडिकुलर।
ठीक हो गया? ऐसा क्लियर करो ना, ये चीज भाई आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप ठीक से काम करते रहोगे तो। फंडामेंटल समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देखो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इस वेक्टर को कैसे निकालूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट बताया था मैंने कल। कैसे निकलेगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों मतलब ये वेक्टर तो ये है और ये वाला वेक्टर ये है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? पहले आई जे के, हाँ, आई जे के, ठीक है। फिर फोर, हाँ, आई का गुणांक 4 फोर 4 0, के नहीं है ना इसमें, प्लस 0 के लिख सकते हैं आप। a माइनस बी के लिए क्या लिखेंगे? 2 0 क्लियर है? 2i प्लस 0 जे प्लस 4। कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट बताया, वीडियो देखा था कल का? ठीक है, ज़्यादा बुखार आ रहा था। ओके, तो आई जे के इस रूप में हो गया। कैसे लिखेंगे? आई का पहले वाला वेक्टर, जो पहले वाला आपका है a प्लस बी वाला है ना, तो पहले इसके आई जे के कोफिशिएंट लिख देंगे। और जो दोबारा वाला है a माइनस बी, ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ a प्लस बी क्रॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक हो गया? अब क्लियर है ना आपको? अब आप देखिए, समझो a प्लस बी वेक्टर एक्चुअली ये, ठीक है, ये जिन दोनों को क्रॉस करना है, a प्लस बी आपका ये है और a माइनस बी आपका ये, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप लिख देंगे आई जे के, ठीक है, आई जे के लिख देंगे और तब इनके कोफिशिएंट लिखोगे। 4 4 के वाला तो 0 है, के वाले का कोफिशिएंट 0 है, 4 4 0, और ये हो जाएगा 2 0 और 4, ठीक है। वहां हमने यदि मैं a डॉट बी निकालना चाहता तो क्या करता? चलिए a डॉट बी कैसे निकालते हैं आप? सूत्र याद है? मैग्नीट्यूड तो अलग चीज है, मैग्नीट्यूड की बात तो रहने दो, वहां तो थीटा वगैरह की जरूरत पड़ेगी। माना a ऐसा दिया हुआ, चलो ये दो हैं, ये a और बी ए, क्या करोगे? a डॉट बी कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b डिवाइडेड बाय cos थीटा। नो, a डॉट बी इज सिंपल सा है, जीरो। सारी कहानी खत्म हो जाएगी है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये है a डॉट बी। इसका इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका इसका मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज 10.3 में सब किया हमने ना करा थे भाई। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला तब लगा जब थीटा दे रखा है, थीटा जैसा कुछ नहीं है यहाँ। वेक्टर आपके पास दे रखे हैं, डॉट करिए सीधी, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसके लिए आई जी के वाला सिस्टम करेंगे, ठीक है, a क्रॉस b के लिए। तो साथ साथ इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको दोनों की तुलना पता चलती जाए। तो क्वेश्चन तो आएगा डॉट प्रोडक्ट का आएगा या क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा, बोर्ड में आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा ही। तो कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू आई, देखिए ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़, ठीक है, ये लाइन भी छोड़ के हाँ ना बोल, कुछ समझ में आ रहा था हाँ बोल, नहीं आ रहा था ना बोल। क्या क्या आ रहा? इसका करेंगे, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, ये बचेगा। अब डायरेक्ट करना चाहिए, इसके मल्टीप्लाई से 16 और माइनस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है माइनस जे, हाँ माइनस जे। अब ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, इसके मल्टीप्लाई है 4 4 8, ये बोल रही है हाँ 16
ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 16 ये 0 हो जाएगा, ठीक। प्लस k टाइम्स ऑफ, ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, ये तो 0 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा? -8 हो गया। अब ठीक हो गया। तो आपके पास a प्लस बी क्रॉस ऑफ a माइनस बी वेक्टर कितना हो गया? 16i माइनस 16j माइनस 8। अब ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, क्योंकि मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में मात्रक सदिश चाहिए। भाई a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर आ गया। ये जो वेक्टर आया ये a प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर है और a माइनस बी पर भी परपेंडिकुलर। ये वाला वेक्टर a प्लस बी पर भी लंबवत है और a माइनस बी पर भी लंबवत है। अब इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में इकाई सदिश चाहिए, तो क्या करना चाहिए? पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालो, a प्लस बी क्रॉस ऑफ a माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, कैसा मैग्नीट्यूड आएगा? इसका स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। ठीक हो गया? ठीक है बच्चों। अब कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ 16 × 16 प्लस 16 × 16, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा वो भी, और ये भी माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा। क्या कॉमन आएगा बाहर? 8 × 8 कॉमन आ जाएगा, 8 × 8 आएगा नहीं आएगा? आना तो 8 × 8 कॉमन आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 8 × 8 सब जगह से 8 कॉमन आ जाएगा ना। तो चलिए एक बार लिख भी लेता हूं, 8 × 8 अंदर क्या बचेगा? बोलो, यहां से 8 आ गए, 8 यहाँ 2 आएगा, 2 × 2 प्लस यहाँ पर भी 2 × 2 प्लस यहाँ पर 1 × 1 मतलब 1 ही आएगा, ये आएगा भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 × 2 8 × 2 8 × 2 × 8 × 2 8 × 1 8 × 1 8 8 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 2 2 बचेगा, 2 × 2 2 × 2 यू। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 8 × 8 का? 8 × 8 का वर्गमूल कितना? 8 × 8 का वर्गमूल, 8 × 8 का वर्गमूल 64। बोलो भाई, इसका स्क्वायर रूट 64। 8 है 8 है। 8 × 8 होगा ना 64, तो 64 का वर्गमूल 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एक तो बाहर आ जाएगा, 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 4 और 4 8 8 होगा 9 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 ये हो गया 22। 9 का वर्गमूल 3, 24 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बस अब लास्ट आप लिखिए, आप लिख देंगे जिस रूप में आंसर चाह रहा है उस रूप में लिखना चाहिए, a प्लस बी व a माइनस बी के लंब दिशा में इकाई सदिश। अब मिस्टर रोहन बोलेंगे यूनिट वेक्टर along perpendicular of this and this is, बोलो, इन दो सदिशों के लंबवत दिशा में इकाई सदिश कितना? 16i - हाँ 16j
करेक्ट। माइनस 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाई है जी 24। मैग्नीट्यूड निकाला हुआ हमने, नहीं निकाला हुआ। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इनका सदिश निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉमन आएगा? 8 कॉमन आएगा। 2i माइनस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई 24। 8 3 24 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3। देखो आ रहा है कि ये वाला वेक्टर 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k बीच में प्लस माइनस दोनों के चिन्ह है। प्लस माइनस दोनों के चिन्ह यहाँ भी नहीं, वो बीच में जहाँ पे माइनस लगा है केवल यहाँ पर, जी, तो केवल यहाँ पर है। प्लस कहाँ पर? कहाँ पर प्लस माइनस है? अब आप देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे एक तो वेक्टर ये है, परंतु a प्लस बी और a माइनस बी के लंब दिशा में, जैसे आपसे कोई बोलेगा ये मेरा हाथ है, इसकी लंबवत प्लेन है, नहीं अभी बैक पढ़ोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे आप, इस तल के लंबवत कोई सदिश निकालो या इस तल के लंबवत कोई रेखा बताओ, तो या तो ऐसे जमाई मत लें, हाँ, इसके लंबवत दिशा में या तो ये आएगा, ये वाला सदिश, या नीचे की तरफ, ये समझे? इस प्लेन के लंबवत सदिश कौन होगा? या तो ये होगा या ये होगा, जिसकी दिशा नीचे की ओर है कि नहीं? तो ए की दिशा ऊपर, ए की दिशा नीचे, दोनों के साइन में अंतर, दोनों के चिन्हों में अंतर आएगा नहीं आएगा? बोलो। किसी सदिश का नेगेटिव सदिश क्या हुआ? उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहां पर जब लंबवत सदिश आपसे पूछा जा रहा है तो तब आप ये लिख लीजिए, a प्लस बी व a माइनस बी के लंब दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, तो ना तो हमको ये पता कि प्लस का हिसाब है कि माइनस का है, मतलब अब दो दिशाएं बोले ना, परपेंडिकुलर के भी दो दिशाएं हैं। ठीक है, माना a प्लस बी यहाँ पर है, a माइनस बी इधर है, तो लंबवत दो दिशाएं हैं, या तो इधर होगा वेक्टर या वो उस तरफ होगा। एक में डायरेक्शन एक पॉजिटिव है, उधर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब इसका साइन क्या होगा? प्लस बी और माइनस बी। तो प्रत्येक जगह पे आप कर लीजिए प्लस माइनस 2/3i। ठीक है, यहाँ पर पहले माइनस है तो उसके बाद प्लस आएगा। ठीक है, 2/3j और उसमें पहले नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव 1/3। मतलब दो वेक्टर हो जाएंगे। कौन कौन? एक तो यही है, इसके और इसके लंबवत एक तो यही है, और दूसरा कौन है? माइनस 2/3i प्लस 2/3j प्लस 1/3। समझ गए ना? अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो समझ करके करो, ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है, पर समझ करके करना पड़ेगा तब जाकर के क्लियर होगा। और ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, उसके बाद मिसलीनियस है, नया कुछ नहीं है। जो आपने 4 एक्सरसाइज कर लिए हैं उन्हीं पे डिपेंड वो एक्सरसाइज, तो क्वेश्चन करेंगे भी, क्योंकि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो मैंने बताया, तुमने कहा आपको ये बताई होगी ना, लास्ट तक का ध्यान आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
यदि एक मात्रक सदिश ए अब दे दिया आपको, क्या दिया हुआ है? मात्रक सदिश, मतलब रॉबिन मात्रक सदिश मीन्स परिमाण जिसका एक है, परिमाण, परिणाम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परिमाण, मैग्नीट्यूड है। मात्रक सदिश ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, क्या दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1। A1 मात्रक सदिश ये दिया हुआ है, A इज ए यूनिट वेक्टर, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 1। ठीक है, तो जब A आपका यूनिट वेक्टर है तो आप उसको मान लीजिए दैट A वेक्टर इज A1i प्लस B1j प्लस C1k, क्योंकि हमको पता नहीं कि वेक्टर इसके कंपोनेंट है कितने, ये जानकारी नहीं है, तो हमने ये माना। क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में जब वेक्टर को आप दिखाएंगे तो इस रूप में दिखाएंगे, उसके तीनों कंपोनेंट आने चाहिए। ठीक होगी, तो माना यूनिट वेक्टर ये है, यदि यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये कितना है? ये 1 है, तो दिस इंप्लाइज दैट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 1। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर कितना हो गया? 1। आया नहीं आया? बोलिए, आया ना? अब क्या कह रहे हैं आपसे? अब देखो, इस A वेक्टर के जो कंपोनेंट हुआ A1 B1 C, एक्स एक्सिस में A1 है, y एक्सिस में B1 है, z एक्सिस में C1, ये सब निकालना है A1 B1 C1। पर उसके लिए आपको कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन है? देखिए, I के साथ π/3, I के साथ π/3 का एंगल बोल रहा ना, मात्रक सदिश A I के साथ π/3 का एंगल है, मतलब वेक्टर A और I के बीच में जो एंगल है वो कितना है? π/3। ठीक है, A क्या है? मात्रक सदिश। I क्या है? यूनिट वेक्टर। और मात्रक सदिश से यूनिट वेक्टर अलग अलग हुए। जैसे तो वेक्टर है, ए वेक्टर बोल भाई, है ये बोलेगा। ए और इसमें क्या अंतर है? सर वो वेक्टर है, ये यूनिट, ये वेक्टर है और ये सर ये इकाई सदिश है, मात्रक भी इकाई सदिश है और ये भी इकाई सदिश है, दिया हुआ है आपको। ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों के अलग अलग है। अब डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। इसकी दिशा, तो इसकी दिशा कहाँ है? ये किस दिशा में है? आई है, हाँ बोलो, एक्स। हाँ, इसकी दिशा आई यूनिट वेक्टर आई कहाँ होता है? एक्स एक्सिस की दिशा में। जे होता है वाई एक्सिस, के होता है, ये आप जानते, ये आप जानते। अब ए और आई के बीच में π/3 का एंगल, ये तो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में, ये कहाँ है इसका पता नहीं, पर है वो इकाई सदिश। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इनके परिमाण पता है और इनके बीच का कोण पता है, तो मैं ए डॉट आई कर सकता हूँ। अब मैं ए डॉट आई निकालूँ, कैसे निकलेगा? ए डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ थीटा, और थीटा निकलेगा π/3। एंगल कितना है? π/3 का है। ए वेक्टर को देखिए, ए वेक्टर है आपका A1i प्लस B1j
C1 के उसका डॉट बनाएंगे किसके साथ, I के साथ। मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना 1, मैग्नीट्यूड ऑफ I कितना 1। ये क्या सदिश है ना, 1 into 1 into cos पाई बाई 3 मीन्स cos 60, और cos 60 कितना होता है 1/2, यानी 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ डॉट प्रोडक्ट करिए, I डॉट I कितना, खुल के बोल 1, I डॉट J कितना 0, I डॉट K कितना 0, तो बाकी 0 हो गए तो केवल 1 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू 1/2। A1 कितना हो गया 1/2, A1 इज इक्वल टू 1/2, A1 आपका 1/2। दूसरी बात आपको क्या दी हुई है, J के साथ π/4 का एंगल बनाता है कौन कौन, ये हाँ, A और J के बीच में एंगल कितना है π/4 है, ठीक है। तो अब फिर मैं वही फॉर्मूला लगाता हूं, A डॉट J, J क्या आती, J क्या है जोर से बोल, है कहाँ कहाँ है क्या सदिश है जोर से बोल, y एक्सिस में, ठीक है। तो A डॉट J कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ J कॉस ऑफ π/2, ठीक हो गया। A वेक्टर क्या आपके पास, A1I प्लस B1J प्लस C1K, इसका डॉट बनाया J के साथ, ये भी 1 1 into 1 into cos π/4 मतलब cos 45 कितना 1/2। तो दिस इंप्लाइज दैट J का डॉट I के साथ 0, J का डॉट K के साथ, J का डॉट J के साथ 1, तो ये हो जाएगा B1 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। B1 कितना बन गया, B1 आपके पास आ गया, अंडरस्टैंड, B1 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक हो गया। अब क्या निकालना है, C1 निकालना है। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि C1 कैसे निकलेगा, C1 कहां से निकलेगा, बाकी तो कुछ नहीं दे रखा है, बाकी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, और K के साथ न्यू कोण थीटा बनाता है, K के साथ न्यू कोण थीटा बनाता है। A डॉट K कितना हो जाएगा, आप देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ K कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये A वेक्टर I के साथ तो बनाता था π/3 का एंगल, J के साथ बनाया π/4 का, K के साथ बनाया न्यून कोण थीटा, न्यून कोण थीटा मीन्स लेस देन 90 डिग्री, वो थीटा है तो थीटा के रूप में रहेगा, ठीक। अब इसको लिख दीजिए A1 I B1J प्लस C1K डॉट K इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड भी यूनिटी, ये भी यूनिटी, ये आपका कॉस थीटा आ जाएगा, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1, तो C1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। परंतु थीटा के बारे में हमें जानकारी नहीं है, आपको वैल्यू, आपको A1 निकला हुआ है, B1 निकला हुआ है, C1 चाहिए ना, तो कहां से निकालूंगा बोले तो, हाँ इक्वेशन 1 से निकालूंगा, इक्वेशन 1 से निकालूंगा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, तो मैं लिख दूंगा कितना, समीकरण 1 से यूजिंग इक्वेशन 1, A1 स्क्वायर कितना है 1/2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर कितना है
स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। C1 कितना है, कॉस थीटा है, मैंने सब रख दिया। ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें एलसीएम ले लीजिए 4, 4 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया 3/4, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चों, 1 माइनस बोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, cos square theta is equal to 4 on the 4 minus 3 1/4. This implies that cos of theta is equal to square root of 1/4, और इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 का स्क्वायर रूट को 1, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक हो गया। अब यदि cos थीटा आपका cos थीटा 1/2 होगा तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू, बोले फटाफट, थीटा कितना हो जाएगा, है जी 30, cos 31/2 होता है 90, cos 91/2, हाँ 60 डिग्री होगा। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं आप π/3। तो थीटा आपका कितना हो गया, π/3 या 60 डिग्री। अब आप देखिए यहां से मुझे क्या मिलेगा, बोलो, C1 मिलेगा, है ना। C1 क्या है, C1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो C1 आपका कितना हो जाएगा, कॉस, बोलो, कॉस थीटा मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब 1/2। न्याय समझ में। तो C1 की वैल्यू भी 1/2। तो सदिश ए के घटक क्या क्या निकले, बोले 1/2, 1/² रूट ऑफ 2 और 1/2। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट निकले। अब आप देखेंगे कि यूनिटी है कि नहीं। इसका स्क्वायर करो 1/4, इसका स्क्वायर 1/2, 1/4, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 कितना 1 आ गया मात्र सब। ठीक है, चेक करिए आंसर, चेक करिए कितना हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या दिया जा सकता है, नहीं है आज बिजी नहीं है ना, मैं उनकी जगह है, बोलो, ठीक है ना। बाय वाले अपना काम करते रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप देखिए, a माइनस बी वेक्टर a माइनस बी क्रॉस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, प्रूव करना है 2 इंटू a क्रॉस ऑफ b वेक्टर। ये आपको शो करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। ठीक हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, इसका इससे क्रॉस, a क्रॉस a, ठीक है, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ए का बी के साथ क्रॉस, ए क्रॉस बी, नया समझते हैं। इसका इसके साथ क्रॉस, ये लिख दिए,
इसका इसके साथ क्रॉस ही लिख दिया। अब माइनस बी का होगा प्लस इसके साथ, तो माइनस और प्लस आपका माइनस बी क्रॉस ए, ठीक हो गया। और इसका क्रॉस इसके साथ माइनस बी क्रॉस ऑफ बी, ठीक है। अब बात आती है आरती से शुरू होती है, ए क्रॉस ए कितना होगा आरती? करेक्ट। क्यों होगा जीरो? क्यों होगा जीरो? अभी तो पढ़ा ही नहीं हूँ, आज वीडियो देख लेना है और आज का नहीं। बहुत भयंकर हो गया। क्या बताया था? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एम। देख लेना, ये है ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, जो ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, और यूनिट वेक्टर एम। ये यूनिट वेक्टर एम क्या है? ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। इससे ही ये पूरा वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। अब आपसे कहा जाए कि ए क्रॉस ए का मतलब हुआ ए और ए के बीच में कोई सदिश खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो साइन 0 0 हो गया, ए 0, ठीक है। अब आप देखिए ए क्रॉस ए हो गया प्लस ए क्रॉस बी। अब कल हमने एक बात और कही थी आपसे कि ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ऑफ ए होता है। कल बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड तो सेम है, परिमाण तो सेम है, पर दिशा इनके अपोजिट है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। वेक्टरों का सदिश गुणन क्रमबिन्नी नियम का पालन नहीं करता। तो माइनस बी क्रॉस ऑफ ए की जगह क्या लिख देंगे? ए क्रॉस ऑफ बी लिख देंगे, आना बोलो, ठीक है। माइनस बी क्रॉस ऑफ बी की जगह क्या लिख दिया? ए क्रॉस ऑफ बी लिख दिया। और बी क्रॉस ऑफ बी क्या होता है? 0, तो ये भी आपका 0। तो अल्टीमेटली क्या बना? ए क्रॉस ऑफ बी और 2a क्रॉस ऑफ बी, ठीक है। एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आपके पास समझना है कि फिर समझाना है, बताइए, है ठीक से समझना है आप, ठीक है, क्लियर हो गया कि फिर से बताना है, सरल सा, ठीक है। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। चलिए बड़े इंटरेस्ट से करिए, ये वेक्टर है बड़े आसान, और आपको जो शॉर्ट एग्जाम्पल है बुक में, ठीक है, जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे वो जरूर करना है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनसॉल्व तो मैं करा दे रहा हूं, सॉल्व आप खुद करिए, या समझ में नहीं आया तो फिर पूछना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, कितना हो गया? लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड लैम्डा, फाइंड म्यू। क्या दिया हुआ है? इफ, यदि आपको दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस है वो, इंटू नहीं बोलेंगे उसको, क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। ये दिया हुआ है उस पे, आपको यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, you have to find the value of lambda, you have to find the value of this mu, but you have given the cross product of this and this is 0 वैल्यू, ये दिया हुआ है। तो
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। रोहन कैसे निकाल देंगे क्रॉस प्रोडक्ट? आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर है ना, क्या क्या लिख देंगे? 2 6 एंड 27 फिर 1 लैम्डा म्यू। ठीक है, इसके गुणांक लिख देंगे, इसके कोफिशिएंट लिख देंगे 2 6 27, इसके कोफिशिएंट लिख देंगे 1 लैम्डा म्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 बाय। क्लियर है? एंड नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? देखिए आई मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसके मल्टीप्लाई इससे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। ठीक है ना, माइनस जे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे 2 म्यू माइनस 27, इसका इससे इसका इससे प्लस के, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। 2 लैम्डा म्यू कौन कह रहे थे? रोहन बोल रहा है। कौन? रॉबिन सिंह। हाँ गलती से आया, हो जाती गलती, कोई बात नहीं। 2 लैम्डा आगे बोलो जरा, माइनस क्या बात है यार, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज, एक ही लाइन में 2 बराबर नहीं लिखते। ठीक है, इंप्लाइज का साइन लगाइए, आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, इसको अंदर ले लीजिए साइन, साइन अंदर चला जाएगा तो मैं इसको जे बना सकता हूं प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू प्लस 27। ठीक है, क्यों? प्लस के इंटू 2 लैम्डा माइनस 6, 0 वेक्टर को लिख सकता हूं 0 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। कोई दिक्कत? उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0 है। 0 वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड 0, ओनली डायरेक्शन इज दिया, केवल दिशा है, परिमाण क्या है? 0 0 0 0 तीनों। अब मैंने आपसे कहा था, अब मिस्टर सौरभ बताएंगे, नहीं तो जमाने लग जाएंगे फिर तो मैं भी यहाँ सुस्त पड़ जाऊंगा। मिस्टर सौरभ बताएंगे 2 वेक्टर का बराबर होते हैं। 2 वेक्टर जो उनके परिमाण समान है, और एक वेक्टर इधर है उसका परिमाण 10 है, एक वेक्टर इधर है उसका परिमाण 10 है, दिशाएं भी समान होंगी। और एक तो वो है कि 2 वेक्टर बराबर तब होते हैं, बगल में पूछ रहा है तो यही तो दोस्ती है, नहीं तो यार आदमी दोस्ती क्यों करता है? क्यों? जब कोई प्रश्न आए, कोई समस्या आए तो अड़ोस पड़ोस में अपने हित में हैं सब। ठीक है, तो 2 वेक्टर बराबर तब होते हैं, एक तो उनके परिमाण समान और दिशा समान, वो तो डेफिनेशन करेक्ट है आपकी जगह। ठीक है, ऐसी स्थिति में 2 वेक्टर समान का एक और बात हमने बताई थी, कोई बताएगा? रोहन, सूरज, नहीं यार सुनो, 2 वेक्टर बराबर तो होते, एक तो डेफिनेशन अभी बता दिया, किसने बताया? सौरभ ने बताया। ठीक है, दूसरी स्थिति है कि उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी बराबर है, वेक्टर कंपोनेंट बराबर, स्केलर कंपोनेंट बराबर, ये पूरा इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। आ गया समझ में? स्केलर कंपोनेंट बराबर, आ गया समझ में? तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या मिल जाएगा आपको? इसको कितना लिख दूंगा मैं? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। भैया आई का एक कोएफिशिएंट है, यहाँ आई का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या हो जाएगा? -2 म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा कितना? 2 लैम्डा माइनस
6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो मेरा काम यहीं से बच जाएगा, यहीं से और यहीं से। म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी, लैम्डा की भी आ जाएगी, नहीं आएगी, यहीं से आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट, इस माइनस को राइट हैंड साइड में ले लो, 2 म्यू इज इक्वल टू 27, दिस इंप्लाइज दैट म्यू इज इक्वल टू 27 बाई लैम्डा, सॉरी 27/2, ठीक है। 2 म्यू 27 है ना, म्यू की वैल्यू निकालो, 2 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, दिस इंप्लाइज दैट 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 27/2। देखिए तो चेक करिए, ठीक है, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ठीक है। कभी कभी ऐसा समय मिलता है, एक एक एक्सरसाइज हो जाती है, कभी कभी ऐसा समय वैसे कमी मिलता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ आपके पास, दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, a डॉट b इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया, एंड a क्रॉस b इज 0 वेक्टर, ठीक है। तो सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए a डॉट b इज इक्वल टू 0, अनुज कुमार, क्या क्या हो सकता है, दो वेक्टरों का डॉट 0 कब हो सकता है, या फिर ए का मैग्नीट्यूड 0, करेक्ट, फिर या फिर बी का, करेक्ट, फिर एंगल इसमें 90 डिग्री, यस वेरी करेक्ट। क्यों, ए डॉट बी आपका होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी ऐसा तो लिखते हैं। इसका मतलब या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 है या थीटा आपका π/2 है, देखो मैम भाई, यदि ए 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो गया, या बी 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो गया, या थीटा 90 निकलेगा तो cos 90 भी 0 होता है, मल्टीप्लाई 0, ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं, पर थीटा 90 है, डॉट 0, ठीक हो गया। तीन बातें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है दोनों 0 हो गए, ये ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आपका क्या है, a क्रॉस ऑफ b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो यूनिट वेक्टर है, ये तो 1 होना है। इसका मतलब कब कब 0 हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो या थीटा 0 डिग्री हो जाए। क्यों, साइन 0 आपका 0 होता है ना, या तो मैग्नीट्यूड ए 0 है या मैग्नीट्यूड बी 0 है या थीटा 0 है। अब थीटा में यहां तो कह रहा है कि थीटा π/2 और यहां कह रहा है थीटा 0, इसका मतलब थीटा 90 π/2 थीटा के बारे में, थीटा अपने आप में थीटा के कारण न तो ए डॉट बी 0 हो रहा है न ए क्रॉस बी 0 हो रहा है। भाई यहां तो π/2 पर होगा ना, यहां यदि
कॉस थीटा 0 हो जाए तो कॉस 0 तो 1 होता है, तभी 0 नहीं होगा थीटा के कारण। ये समझो, यदि यहां थीटा आपने π/2 ले लिया तो तब भी साइन थीटा कितना 1, 0 नहीं होगा। इसका मतलब थीटा का एंगल तो जब आप दोनों एक साथ ले रहे हो, दोनों एक साथ, तो केवल इसकी बात होगी तो ये चीजें होंगी, केवल ये होगा तो ये चीजें होंगी। परंतु यदि दोनों 0 हो रहे हैं, इसका मतलब थीटा के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे, थीटा 0 है π/2, ऐसा नहीं होगा। थीटा तो एक ही होगा ना, तो वेक्टर तो एक ही हैं, ये और भी वेक्टर या तो 30 डिग्री पर लगे होंगे या 45 60 है या कोई और आएंगे, पर वो 0 और 90 नहीं होंगे। नहीं समझे? थीटा के कारण दोनों 0 हो गए, ये संभव नहीं। ठीक है, भाई ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे cos थीटा भी 0 हो रहा है, साइन थीटा भी 0 हो रहा है? नहीं मिलेगा ना आपको। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है जी, हाँ, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ A 0 है या मैग्नीट्यूड ऑफ B 0 है। कोई एक सदिश इसमें 0 हो सकता है, या तो A 0 है या B 0 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A 0 या मैग्नीट्यूड ऑफ B 0। क्या लिख रहे हैं आंसर? चेक करिए, यही है। क्या लिख रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ A 0। हाँ, ठीक हो गया ना? तो मुझे लगता है 6 क्वेश्चन आप आज के लिए काफ़ी होंगे। ठीक है, तो अगले दिन इसके आगे चलाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।